नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं जो महज एक किताब नहीं बल्कि एक तरह का आंदोलन बन गई है। नेपोलियन हिल की क्लासिक सोचो और अमीर बनो। थिंक एंड ग्रो रिच। हाँ, बहुत मशहूर किताब है। हाँ, अक्सर लोग इसे बस पैसा कमाने की गाइड समझ लेते हैं, पर ये उससे कई ज्यादा गहरी है ना। बिल्कुल, ये इस आइडिया पर टिकी है कि हमारी सोच, हमारे इरादे वो हकीकत बन सकते हैं। खासकर जब हम सफलता और कुछ बड़ा हासिल करने की बात करते हैं। हाँ, और हिल ने इसमें उन लोगों के राज खोले जिनका उन्होंने 20 साल से ज्यादा अध्ययन किया। वो भी एंड्रू कार्नेगी के कहने पर, जो उस वक्त के सबसे अमीर इंसानों में से एक थे। ये कहानी अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। अरे हाँ, इसकी शुरुआत ही बड़ी नाटकीय है। सोचिए 1908 के आसपास की बात है। एक नौजवान पत्रकार नेपोलियन हिल दुनिया के सबसे पावरफुल उद्योगपति एंड्रू कार्नेगी का इंटरव्यू ले रहे हैं। और कार्नेगी उन्हें एक चैलेंज देते हैं, एक ऐसा काम जिसमें कोई पैसा नहीं मिलेगा शुरू में, पर शायद लाखों लोगों की जिंदगी बदल देगा। क्या चैलेंज था वो? चैलेंज था 20 साल लगाकर अमेरिका के 500 सबसे सफल लोगों का अध्ययन करना। 500 लोग, जैसे हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन। हाँ बिल्कुल, एडिसन, अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल, फोर्ड, बड़े बड़े नाम, और उनकी सफलता का ब्लूप्रिंट तैयार करना। और हिल ने ये चैलेंज ले लिया बिना पैसों के। हाँ, ले लिया। और 20 साल बाद 1937 में जब अमेरिका महामंदी से गुजर रहा था, तब ये किताब आई। अच्छा, उस मुश्किल दौर में। हाँ, और इसने तहलका मचा दिया। आज देखिए 10 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये वो नींव है जिस पर आज भी सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा खड़ा है। तो आज हम इसी ब्लूप्रिंट को, इन 13 सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब सिर्फ दोहराना नहीं, बल्कि ये देखना कि इनके पीछे का लॉजिक क्या है, ये आपस में कैसे जुड़े हैं। और सबसे जरूरी, क्या ये आज भी उतने ही काम के हैं? हाँ, आज के टाइम में इनकी क्या वैल्यू है। चलिए शुरू करते हैं। तो हिल की यात्रा शुरू होती है सबसे पहली और शायद सबसे पावरफुल चीज से, इच्छा, डिजायर। वो कहते हैं कि हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक तीव्र धधकती हुई इच्छा से होती है। ये सिर्फ काश ऐसा हो जाए वाली बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक जुनून है, एक ऑब्सेशन जो आपको चैन से बैठने न दे। हिल ने तीव्रता शब्द पर बहुत जोर दिया है। मतलब अगर इच्छा कमजोर है तो नतीजे भी कमजोर ही होंगे। जैसे आग जलाने के लिए सिर्फ माचिस दिखाना काफी नहीं होता है ना। हाँ, उसे जलाए रखना पड़ता है। बिल्कुल, जब तक लकड़ी आग ना पकड़ ले। एडिसन का उदाहरण लीजिए, हजारों बार फेल हुए लाइट बल्ब बनाने में। हजारों बार? हाँ, कोई आम इंसान तो कब के छोड़ देता, पर उनकी इच्छा वो धधक रही थी, इसीलिए वो लगे रहे। और हिल ने इसे प्रैक्टिकल बनाने के लिए वो 6 स्टेप्स भी दिए थे ना। हाँ, वो मशहूर 6 स्टेप फॉर्मूला। ठीक ठीक बताओ क्या चाहिए, उसके बदले में क्या दोगे, कब तक चाहिए, प्लान बनाओ, लिखो और रोज 2 बार पढ़ो। हाँ, ताकि वो इच्छा सिर्फ हवा में न रहे, एकदम ठोस बन जाए। ठीक है, इच्छा तो हो गई, एकदम धकती हुई, पर सिर्फ इच्छा से क्या होगा? इसे एक तरह का फ्यूल चाहिए। हाँ, और वो फ्यूल है अगला सिद्धांत, विश्वास, फेथ। अब यहाँ हिल किसी धार्मिक आस्था की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो बात करे अपने आप पर विश्वास की, अपने लक्ष्य पर अटूट विश्वास की। ये मानना है कि जो मैं चाह रहा हूँ वो मुमकिन है और मैं उसे हासिल कर सकता हूँ। बिल्कुल, चाहे सारे सबूत आपके खिलाफ क्यों ना हो, फिर भी टिके रहना, ये है विश्वास। ये तो मुश्किल लगता है। क्या ये विश्वास पैदा किया जा सकता है? हाँ, हिल का यही मानना था। और यहीं पर तीसरा सिद्धांत आता है, ऑटो सजेशन। अच्छा, वो पॉजिटिव अफर्मेशंस वाली बात। पर उससे थोड़ा ज्यादा गहरा। आजकल लोग इसे बस पॉजिटिव बातें दोहराना समझते हैं। पर हिल के लिए ये अपने अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को लगातार निर्देश देने की प्रक्रिया थी। निर्देश कैसे? अपनी इच्छा और विश्वास को बार बार दोहराना, पूरी भावना के साथ, पूरे यकीन के साथ। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है। एग्जैक्टली। और यही हिल की साइकोलॉजी का कोर है। वो मानते थे कि सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं लगाता, वो बस दिए गए कमांड्स पर काम करता है। अच्छा। अगर आप उसे लगातार गरीबी, डर, शक के विचार देंगे तो वो वैसी ही परिस्थितियां पैदा करेगा। लेकिन अगर आप उसे अपनी इच्छा, विश्वास, अपने लक्ष्यों के निर्देश देंगे तो वो उन लक्ष्यों को पाने के रास्ते ढूंढने लगेगा। आपको ऐसे मौके दिखने लगेंगे जो शायद पहले नहीं दिखते थे। तो ये एक तरह से अपने अंदर की बातचीत को कंट्रोल करना हुआ, सेल्फ टॉक। बिल्कुल।
ताकि हम अनजाने में खुद को ही फेल ना कर रहे हों। तो ये तीनों इच्छा, विश्वास और ऑटो सजेशन, ये मिलकर वो मेंटल फाउंडेशन बनाते हैं जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। ठीक है, तो दिमागी तैयारी हो गई, इच्छा है, विश्वास है, लेकिन अब सिर्फ सोचने से तो काम नहीं बनता। हाँ, अब एक्शन की बारी है। तो हिल हमें एक्शन की दुनिया में लाते हैं और पहला कदम है विशेष ज्ञान हासिल करना, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। वो कहते हैं कि जनरल नॉलेज तो ठीक है, पर असली दौलत या बड़ी सफलता वो विशेष ज्ञान से आती है, किसी एक फील्ड में गहरी मास्टरी से। ये बात तो आज के जमाने में और भी ज्यादा सच लगती है ना? हाँ बिल्कुल, जैसे फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में देख लीजिए। हाँ, आपकी जनरल नॉलेज से ज्यादा आपकी वो खास स्किल काम आती है। हिल ने तब भी कहा था कि जरूरी नहीं कि सारा ज्ञान आपके पास ही हो। मतलब आप विशेषज्ञों की एक टीम बना सकते हैं, जैसे हेनरी फोर्ड ने किया। फोर्ड खुद शायद कार के हर पुर्जे के मास्टर नहीं थे। अच्छा, लेकिन वो जानते थे कि सही एक्सपर्ट्स को कैसे ढूंढना है और उनसे काम कैसे लेना है। तो विशेष ज्ञान का मतलब है या तो खुद सीखो या उसे जानने वालों के साथ जुड़ो। और ये लगातार सीखते रहना होगा। हाँ, ये वन टाइम जॉब नहीं है, कंटिन्यूअस लर्निंग। ज्ञान आ गया, अब उसे इस्तेमाल कैसे करें? यहीं पर पांचवा और शायद सबसे क्रिएटिव सिद्धांत आता है, कल्पना, इमेजिनेशन। मन की कार्यशाला कहा है हिलने से, द माइंड्स वर्कशॉप। हाँ, जहां सारे आइडियाज शक्ल लेते हैं। उन्होंने दो तरह की कल्पना बताई। एक है संश्लेषणात्मक कल्पना, सिंथेटिक इमेजिनेशन। वो क्या है? मतलब पुराने आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स या प्लान्स को नए तरीके से जोड़कर कुछ नया बनाना। ज्यादातर इनोवेशंस ऐसे ही होते हैं। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे उबर ने टैक्सी के पुराने कॉन्सेप्ट और स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी को मिला दिया। अच्छा, हाँ, समझा। दूसरी है रचनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन, जहां से बिल्कुल नए ओरिजिनल आइडियाज आते हैं जो शायद पहले कभी सोचे भी नहीं गए। ये तो मुश्किल लगता है। हाँ, हिल मानते थे कि ये छठी इंद्री से जुड़ी है और इसे प्रैक्टिस से बेहतर किया जा सकता है। फोर्ड की असेंबली लाइन वो सिंथेटिक इमेजिनेशन का बढ़िया उदाहरण है। उन्होंने कन्वेयर बेल्ट और कार प्रोडक्शन को जोड़ा। बिल्कुल, हर नया बिजनेस आइडिया, हर आविष्कार वो कल्पना की ही देन है। लेकिन सिर्फ कल्पना के घोड़े दौड़ाना काफी नहीं है, उन्हें जमीन पर भी उतारना पड़ता है। हाँ, वरना वो बस ख्याल रह जाते हैं। और उसके लिए चाहिए छठा सिद्धांत, संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। हिल इस पर बहुत क्लियर थे। बिना ठोस प्रैक्टिकल प्लान के आपकी धधकती इच्छा और कल्पना बस एक सपना बनकर रह जाएगी। बिल्कुल, प्लान बनाने का मतलब है क्या करना है, कैसे करना है, कब तक करना है, कौन करेगा, पूरा डिटेल में। और हिल ने यह भी कहा था कि शायद पहली योजना काम ना करे। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। ज्यादातर सफल लोग कई बार अपनी योजना बदलते हैं। जरूरी ये है कि आप हार ना माने, असफलता से सीखें, प्लान को बेहतर बनाएं और फिर से कोशिश करें। तो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी। योजना एक नक्शा है मंजिल तक पहुंचने का, लेकिन अगर रास्ते में कोई पहाड़ आ जाए तो नक्शा बदलने की हिम्मत होनी चाहिए। सही है। तो ये तीनों विशेष ज्ञान, कल्पना और संगठित योजना, ये मिलकर आइडिया को एक्शन में बदलते हैं। बिल्कुल, ये एक्शन का फ्रेमवर्क है। योजना बन गई, टीम तैयार है, लेकिन अब आता है सबसे मुश्किल हिस्सा शायद। हाँ, उस पे टिके रहना। जब मुश्किलें आती हैं। यहीं पर अगले सिद्धांत बहुत काम के हैं। सातवां है निर्णय, डिसीजन। हिल ने देखा कि सफल लोग तेजी से फैसले लेते हैं और अगर बदलना हो तो बहुत सोच समझकर धीरे धीरे बदलते हैं। जबकि असफल लोग वो फैसले लेने में हिचकिचाते हैं, टाल मटोल करते हैं और दूसरों की राय से बहुत जल्दी भटक जाते हैं। ये बहुत गहरी बात है। अनिर्णय मतलब इनडिसीजन, ये अक्सर डर से आता है, गलत होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर। हाँ, टाल मटोल का भूत कहा है हिल ने इसे। बिल्कुल। और निर्णायक होने का मतलब सिर्फ फैसला लेना नहीं है, बल्कि उसकी जिम्मेदारी लेना भी है। अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा का उदाहरण दिया उन्होंने, कितना बड़ा रिस्क था। हाँ बिल्कुल। लेकिन नेताओं ने फैसला लिया। इतिहास ऐसे ही बोल्ड डिसीजन से बनता है। और फैसला लेने के बाद आता है आठवां सिद्धांत, जो शायद सबसे कठिन परीक्षा लेता है, दृढ़ता, परसिस्टेंस। उफ, ये तो सबसे मुश्किल है शायद। जब प्लान फेल हो जाए, लोग शक करें, पैसा खत्म हो जाए, तब भी लेगे रहना। हिल कहते हैं कि ज्यादातर लोग सफलता के बहुत करीब आकर हार मान लेते हैं। कर्नल सैंडर्स का KFC वाला किस्सा तो कमाल है, 60 की उम्र के बाद शुरू किया और 1000 से ज्यादा बार ना सुनी। हाँ,
1009 बार, फिर भी लगे रहे। देखो, दृढ़ता का मतलब जिद्दी होना नहीं है। तो क्या है? इसका मतलब है अपनी इच्छा और विश्वास पर टिके रहना, असफलताओं से सीखना, रास्ता बदलना पड़े तो बदलना, पर मंजिल की तरफ बढ़ते रहना। ये विल पावर और आदत दोनों का मिक्स है। इसे डेवलप किया जा सकता है। हाँ, हिल का मानना था कि दृढ़ता एक मानसिक अवस्था है जिसे विकसित किया जा सकता है। अकेले लगे रहना भी मुश्किल हो सकता है, शायद इसीलिए नौवां सिद्धांत है मास्टरमाइंड की शक्ति, द पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। हाँ, ये हिल का बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट था। क्या है ये मास्टरमाइंड? 2 या 2 से ज्यादा दिमागों का एक सामंजस्यपूर्ण गठबंधन, हार्मनी में काम करना, एक निश्चित लक्ष्य के लिए मिलकर काम करना। अच्छा, हिल का मानना था कि जब ऐसे दिमाग मिलते हैं तो एक तीसरा दिमाग, मास्टरमाइंड, पैदा होता है, जिसकी शक्ति उन अलग-अलग दिमागों के जोड़ से कहीं ज्यादा होती है। कोई उदाहरण? वही फोर्ड, एडिसन, फायरस्टोन का ग्रुप था, द वैगाबॉन्ड्स। वो मिलते थे, आइडियाज शेयर करते थे। तो आज की भाषा में इसे एक मजबूत सपोर्ट नेटवर्क कह सकते हैं, या मेंटरशिप ग्रुप? हाँ, बिल्कुल, सिनर्जी कह सकते हैं। सही लोगों का साथ न सिर्फ नए आइडिया देता है, बल्कि इमोशनल सपोर्ट भी देता है, खासकर तब जब दृढ़ता की जरूरत होती है। वो ये तीनों निर्णय, दृढ़ता, मास्टरमाइंड, ये हमें मुश्किलों से लड़ने और टिके रहने में मदद करते हैं। हाँ, ये सफर के उतार चढ़ाव झेलने के लिए जरूरी है। अब हम उन सिद्धांतों पर आते हैं जो थोड़े गूढ़ से लगते हैं, मिस्टीरियस टाइप। हाँ, थोड़े एब्स्ट्रैक्ट हैं। जैसे 11वां है मस्तिष्क, द ब्रेन। हिल मानते थे कि हमारा दिमाग विचारों के लिए एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन जैसा है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर अगर इसे आज के नजरिए से देखें तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन या माइंडसेट की शक्ति जैसी बात है। मतलब आप जिस तरह के विचारों पर फोकस करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, आप वैसे ही विचारों, लोगों और हालात को अपनी तरफ खींचते हैं। हिल मानते थे कि क्रिएटिव इमेजिनेशन और मास्टरमाइंड ग्रुप के जरिए हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेज और पा सकते हैं, जिससे हम अवसरों के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये अपने मानसिक माहौल को कंट्रोल करने जैसा है। और जब कोई इन सब सिद्धांतों में मास्टर हो जाता है, इच्छा, विश्वास, ज्ञान, योजना, दृढ़ता, सहयोग, तब डेवलप होती है 12वीं कड़ी, छठी इंद्री, द सिक्स्थ सेंस। ज्ञान के मंदिर का दरवाजा का है हिलने से। ये क्या है, कोई सुपर पावर? नहीं, इसे अक्सर गलत समझा जाता है। हिल के लिए ये कोई जादुई शक्ति नहीं थी, ये एक डेवलप्ड इंट्यूशन थी, अंतर्ज्ञान। गट फीलिंग? हाँ, वही गट फीलिंग। ये तब आती है जब आपका चेतन और अवचेतन मन दोनों पूरी तरह तालमेल में हो और आपने अपने फील्ड में इतना अनुभव और ज्ञान जमा कर लिया हो कि आप बिना सारे फैक्ट्स के भी सही दिशा महसूस कर सकें। अच्छा, ये क्रिएटिव इमेजिनेशन का सबसे ऊंचा लेवल है, जहां आपको अचानक कोई सलूशन मिल जाता है या किसी खतरे का एहसास हो जाता है। इस पर भरोसा करना सीखने के लिए पहले के सभी सिद्धांतों की प्रैक्टिस जरूरी है। और आखिर में 13वां सिद्धांत, जो इन सब पर एक कवच जैसा है। हाँ, एक तरह की बुनियाद भी, वो है भय पर काबू पाना, ओवरकमिंग फियर। हिल मानते थे कि डर ही सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है, यह हमें पैरालाइज कर देता है। उन्होंने 6 बेसिक डर बताए। कौन कौन से? गरीबी का डर, आलोचना का डर, खराब सेहत का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। ये तो बहुत कॉमन डर है। हाँ, बिल्कुल। उनका कहना था कि ये डर हमारे सबकॉन्शियस में गहरे बैठे होते हैं और हमारे फैसलों को, हमारी दृढ़ता को, हमारी कल्पना को, हर चीज को इफेक्ट करते हैं। तो इन डरों को पहचानना, उनके कारण समझना और उन पर जीत हासिल करना, यही हमारे मन को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए आजाद करता है। ये शायद सबसे मुश्किल सिद्धांत है। लेकिन इसके बिना बाकी सब अधूरे हैं। बिल्कुल, जब तक डर हावी है, मन पूरी तरह काम ही नहीं कर सकता। तो ये थे वो 13 सिद्धांत, लगभग 90 साल पहले लिखी गई किताब, लेकिन बातें ऐसी लग रही हैं जैसे आज ही लिखी गई हों। हाँ, यही तो कमाल है इस किताब का। क्या लगता है क्यों ये आज भी इतनी रेलेवेंट है? मेरे ख्याल से इसकी वजह ये है कि हिल ने किसी खास बिजनेस मॉडल या टेक्नोलॉजी की बात नहीं की। उन्होंने बात की है ह्यूमन नेचर की, साइकोलॉजी की, उन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की जो सफलता के पीछे काम करते हैं। चाहे वो 1930 का दशक हो या आज का डिजिटल युग। इच्छा, विश्वास, योजना, दृढ़ता, सीखना, साथ मिलकर काम करना, डर पर काबू पाना, ये चीजें भला कब पुरानी हो सकती हैं? सही कहा। ये किताब एक तरह से सफलता का ऑपरेटिंग सिस्टम जैसी लगती है। हाँ, कह सकते हैं। अगर इसका निचोड़ निकालना हो
तो शायद यही होगा कि बड़ी उपलब्धियां बाहर की दुनिया में बाद में बनती हैं, पहले वो हमारे मन में शक्ल लेती हैं। बिल्कुल। और हिल का वो फेमस कोट इसे कितनी खूबसूरती से कहता है, मन जो सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे वो हासिल कर सकता है। Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. हाँ, ये सिर्फ एक कहावत नहीं, ये इन 13 सिद्धांतों का निचोड़ है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी लिमिट्स अक्सर बाहर नहीं, हमारे अंदर होती हैं। तो सोचो और अमीर बनो सिर्फ पढ़ने की नहीं, बल्कि अपनाने की, जीने की किताब है। हाँ, इसे बार बार देखना चाहिए, अपने जीवन के हिसाब से सोचना चाहिए। शायद हर बार पढ़ने पर कुछ नया ही समझ आए। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। हिल ने जिन लोगों का अध्ययन किया, उन्होंने 0 से शुरू करके टॉप पर पहुंचे थे वो लोग। उनकी यात्रा एक विचार से शुरू हुई थी। तो सवाल ये है, आज हमारे मन में कौन से विचार पनप रहे हैं? क्या हम उन्हें इच्छा, विश्वास और योजना से सींच रहे हैं? क्योंकि आज के विचार ही कल की हकीकत बन सकते हैं। हाँ, सोचने वाली बात है ना?